हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे और जो अपनी प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था, एग्जाम जो होना है 2025 के अंदर, उसके रिगार्डिंग आप लोगों के साथ में एक पीवाईक्यू डिस्कस कर रही हूँ। जो एचपीएससी लेक्चरर का पेपर हुआ था फाइनेंस अकाउंटेंट ऑडिट का, उसको यहाँ पे मैं कवर कर रही हूँ। तो ये जो प्रीवियस पेपर है आपको काफी हेल्प प्रोवाइड करेगा ये जानने के अंदर कि आपका जो पेपर है वो किस लेवल का रहेगा। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। सो आज के पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो सॉरी, देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास में, XYZ लिमिटेड इंपोर्ट मशीनरी एंड इक्विपमेंट फ्रॉम मशीनरी, इक्विपमेंट वगैरह मंगवाए, मशीनरी मंगवाई फॉर सेटिंग अप ए न्यू प्लांट इन इंडिया। ठीक है, तो उस ट्रांजैक्शन को कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा? बीओपी के अंदर। सो बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये क्या होता है? ये एक रिकॉर्ड, इसमें क्या किया जाता है? बीओपी के अंदर क्या रखा जाता है? रिकॉर्ड रखा जाता है। जो भी हमारी कंट्री की ट्रांजैक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ होती हैं, उन सभी को कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है? बीओपी के अंदर क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास में बीओपी के दो अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट होता है और हम लोगों के पास में क्या होता है? कैपिटल अकाउंट आप लोगों के पास में आता है। करंट अकाउंट में हम लोग गुड सर्विसेज की ट्रांजैक्शंस को दिखाते हैं, कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट हो गई, ओनरशिप आ गई, लाइबिलिटी, इनकी ट्रांजैक्शन को दिखाती हैं। तो और जब भी आप लोगों के पास में कैश का इनफ्लो होगा, जब कैश आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, तो वो क्रेडिट होगा। ठीक है, और अगर फॉरेन एक्सचेंज जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा? कम होगा, तो वो आप लोगों के पास में क्या होगा? डेबिट होगा। ठीक है, तो अगर मशीनरी मंगवाई है तो पैसा देना पड़ेगा, तो वो क्या होगा? डेबिट होगा। ठीक है, अब याद रखिएगा, मशीनरी मंगवा रहे हैं तो नॉर्मल मशीन मंगवा रहे हैं हम लोग, इक्विपमेंट मंगवा रहे हैं, तो उससे कोई भी एसेट वगैरह हमारी परमानेंट क्रिएट नहीं हो रही है, इसीलिए ये आप लोगों का कहां पर आएगा? ऑन द डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट आएगा। कहां पे इसको रिकॉर्ड किया जाएगा? बीओपी में, करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क? तो सार्क ये आप लोगों के पास में क्या है? इंटरनेशनल लेवल की क्या है? एक रीजनल कॉपरेशन है, एक ट्रेडिंग ब्लॉक है। ठीक है, जहां पे ट्रेडिंग की जाती है। सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन। क्या है ये आप लोगों के पास में? इसके फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन जो रहता है, ये आप लोगों के पास में क्या है? सार्क हम लोगों के पास में है। ठीक है, तो बच्चा जो सार्क है ये आप लोगों के पास में इंटरनेशनल लेवल पे क्या करता है? वर्क करता है। ये आप लोगों का कब बना था? 1985 के अंदर सार्क बना था। बना कहाँ पर था? तो याद रखिएगा, ये आप लोगों के पास में कहाँ पे बना था? जो सार्क है ये आप लोगों का एस्टेब्लिश हुआ था। एक सेकेंड, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों के पास में सारी डिटेल गिवन है। जो सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, इसके अंदर ये आप लोगों का कब बना था? 8 दिसंबर 1985 को ये आप लोगों के पास में बना था। कब बना था बच्चा मेरे? 8 दिसंबर 1985 को ये बना था। कहाँ पर बना था? तो जो आप लोगों के पास में क्या है, तो सार्क है, सार्क का जो एस्टेब्लिश कब हुआ था? ऑन 8 दिसंबर 1985 को आप लोगों के पास में हुआ था। जो इसका सेक्रेटरीट एसोसिएशन का, उसको कहाँ पे सेटअप किया गया था? काठमांडू नेपाल के अंदर सेटअप किया गया है। कब? ऑन 7 जनवरी 1987 को ये आप लोगों के पास में एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, इसको सेटअप किया गया था काठमांडू नेपाल के अंदर। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों के पास में क्या आता है? सार्क के अंदर क्या है? 8 मेंबर कंट्रीज हैं। क्या है? 8 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसका जो आप लोगों के पास में कौन कौन से, इसको याद करने की ट्रिक क्या है? एमबीबीएस, इन पेन। ठीक है, तो ये 8 कंट्रीज हैं, वो ऐसे आप लोगों ने याद रखनी है। सो पहली हम लोगों के पास में यहाँ पे क्या आती है? एम के अंदर आप लोगों के पास में क्या आ जाएगा? मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। क्या क्या आ जाएगा हम लोगों के पास में? मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका
उसके बाद में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। तो ये आप लोगों के पास में आ जाएगा। तो भूटान इसकी मेंबर कंट्री है, इंडिया है, मालदीव है, बट थाईलैंड नहीं है। ढाका आप लोगों के पास में जब 1985 के अंदर बना था, तो ये बना कहाँ पर था? ढाका बांग्लादेश के अंदर बना था। जो सारा के ये आप लोगों का कहाँ पे बना था? ढाका बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ था? बना था। याद रखिएगा, एस्टेब्लिश कहाँ पर हुआ था? ढाका बांग्लादेश के अंदर हुआ था। बाद में जो इसका हेडक्वार्टर है, अभी फिलहाल जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। बना कहाँ था 1985 के अंदर? ढाका बांग्लादेश के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल के अंदर। कितने मेंबर कंट्रीज आप लोगों के पास में? 8 मेंबर कंट्रीज हम लोगों के पास में हैं, जिसमें कौन कौन आता है? मालदीव्स, उसके बाद में हम लोगों के पास में क्या आएगा? भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द among the following is used for charging depreciation on machinery according to income tax act 1961? तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग इसमें से किसको यूज किया जाएगा? डेप्रिसिएशन। मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो वो कौन से प्राइस के ऊपर किया जाएगा? एवरेज प्राइस के ऊपर, परचेज प्राइस, रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर, मार्केट प्राइस ऑफ मशीनरी, एवरेज ऑफ परचेज प्राइस और करंट मार्केट प्राइस। तो जो डेप्रिसिएशन होता है वो किसके ऊपर चार्ज किया जाता है? तो जो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग पूछ रहा है ये स्पेसिफिकली। अकाउंटिंग के अंदर अलग कंसेप्ट होता है, वहां पे हिस्टोरिकल प्राइस के ऊपर ही काउंट होता रहता है, ठीक है, परचेज प्राइस पे काउंट होता रहता है। बट इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ये किस पे रहेगा? रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मशीनरी के ऊपर रहता है। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब जो मशीनरी है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाती है। ठीक है, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 प्लस आर की पावर एन, वेयर आर जो होगा वो आप लोग के पास में किसको शो करेगा? इंटरेस्ट रेट पर पीरियड को शो करेगा। एंड एन किसको शो करेगा? नंबर ऑफ टाइम पीरियड को शो करेगा। आर इंटरेस्ट रेट को और एन किसको शो करेगा? नंबर ऑफ टाइम पीरियड को। तो इससे आप लोगों के पास में क्या कैलकुलेट होगा? PVIF प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट फैक्टर, या आप लोगों के पास में विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 प्लस आर एन। तो इसमें से क्या इसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, तो 1 प्लस आर एन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? सो यहाँ पे हम लोगों के पास में फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जो होगा वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 1 प्लस आर एन दैट फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ठीक है, next question on your screen. XYZ is an oil based business company which does not have adequate working capital. यहाँ पे वर्किंग कैपिटल उसके पास में एडुकेट नहीं है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? जो बिजनेस को डेली ऑपरेशंस के लिए फंड रिक्वायर्ड होता है उसको क्या कहा जाता है? वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। वर्किंग कैपिटल 2 टाइप की होती है, नेट वर्किंग कैपिटल, एक होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होती है? टोटल ऑफ करंट एसेट होता है। नेट वाला जो कंसेप्ट होता है वो क्वालिटेटिव होता है, ग्रॉस वाला क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, तो ये फेल है, इट फेल टू, जो कंपनी है वो अपनी करंट ऑब्लिगेशंस को मीट करने के अंदर क्या होगी? फेल होगी, जिससे उसकी बैंकरप्टी होती है। तो इसके अंदर कौन से वाला डिसीजन आएगा जहां जो प्रिवेंट करेगा उसके बैंकरप्टी के रिस्क को? सो इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन आएगा, डिविडेंड डिसीजन, लिक्विडिटी या फाइनेंसिंग। तो नाम से क्लियर है। यहाँ पे क्या हो गया? उसकी करंट ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए पैसा नहीं है, तो ये आप लोगों के पास में किस में कवर होगा? लिक्विडिटी डिसीजन में कवर होगा। ठीक है, किसमें? लिक्विडिटी में कवर होगा। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट। क्योंकि करंट ऑब्लिगेशंस के लिए पैसा नहीं है तो वो लिक्विडिटी को ही शो करता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन वन ऑफ द 3 स्टॉक। ये 3 स्टॉक है उसके पास में, ए, बी और सी। ठीक है, तो रिटर्न ए की कितनी है? 12%, बी की 10%, सी की 20%। बीटा, जो बीटा होता है वो आप लोगों के पास में रिस्क को मेजर करता है। बीटा जो होता है वो किसके लिए होता है? रिस्क को मेजर करने के लिए किसको यूज किया जाता है? बीटा को यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये बीटा इतना है। अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इफ रमेश इज ए स्ट्रिक्ट रिस्क मिनिमाइजर, अगर जो रमेश है वो क्या है? स्ट्रिक्ट रिस्क मिनिमाइजर है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या बनेगा? तो ही वुड
choose stock dash if it has to be held in isolation and stock if it to be held as a part of well diversified portfolio। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर वो क्या करना चाहता है, वो स्ट्रिक्ट रिस्क मिनिमाइजर है। सो वो अगर वो अपने आप को आइसोलेशन में रखना चाहता है तो वो यहाँ पे कौन से वाले को स्टॉक को चूज करेगा, और अगर वो एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना चाहता है तो वो किसको यूज करेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कैसे, अगर जो वो रिस्क को मिनिमाइज करना चाहता है तो वो क्या करेगा, स्टॉक एक को चूज करेगा अगर वो आइसोलेशन में रहना चाहता है, ठीक है, क्योंकि जो स्टॉक ए है उसका जो बीटा है वो सबसे क्या है, कम है। जो बीटा होता है वो किसको मेजर करता है, रिस्क को मेजर करता है, तो जो रिस्क है वो यहाँ पे क्या है, सबसे कम है। और जो वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ये रिटर्न को शो करेगा, तो जहां पे सबसे ज्यादा रिटर्न होगी तो वहां पर वो इन्वेस्ट करेगा। तो रिटर्न किसके अंदर ज्यादा है, सी के अंदर ज्यादा है। रिस्क किसमें है कम, बीटा होगा वो रिस्क को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। And this is the last question. ABC Limited has to debt equity ratio of 2.6 compared with the industry average of 2.4. This means that company, तो debt to equity ratio का फॉर्मूला क्या होता है, debt by में equity आप लोगों के पास में रहता है। So ये किसको शो करता है, ये आप लोगों के पास में एक रेशियो होता है डेट और इक्विटी का, कि एक फर्म के पास में कितनी डेट और कितनी इक्विटी है। तो जो नॉर्मल इंडस्ट्री है तो ये 2.6 है, मींस अगर इसके जो डेट है वो 260 है, इक्विटी कितनी है, 100 है, ठीक है। और इंडस्ट्री के अंदर जो डेट इक्विटी है वो रेशो कितना है, 2.4 है, मतलब कि इंडस्ट्री के अंदर डेट उतने नहीं है जितने इस कंपनी के अंदर डेट है। तो बच्चा अगर डेट ज्यादा होते हैं तो हम लोगों को पता है डेट के ऊपर क्या पे करना होता है, एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे करना होता है, जो क्या होता है, चार्ज होता है, जिसको पे करना क्या होता है, कंपलसरी होता है। अगर नहीं पे किया जाता तो कंपनी के ऊपर रिस्क हो सकता है। तो जो कंपनी के ऊपर रिस्क होता है जो इससे जुड़ा हुआ होता है तो उसको क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल रिस्क कहा जाता है। सो इसको क्या है, इस मीन्स की जो कंपनी है उसका जो फाइनेंशियल रिस्क है वो क्या है, ज्यादा है। हाई क्रेडिट वर्दीनेस ऐसा नहीं है, लिक्विडिटी कम है ऐसा भी नहीं होगा, लिक्विडिटी को वर्किंग कैपिटल से शो किया जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो अभी के लिए इतने ही क्वेश्चंस आप लोगों के पास, बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू टू एवरीवन।